हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आपने पुराने लेक्चर जो हैं हमारे अच्छे से देखे होंगे। सब कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी उससे। तो गाइस, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके सिलेबस का है। द टॉपिक्स नेम इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में हो सकता है सुना हो सकता है इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको पूरा समझाऊंगा कि बैंक रिकंसिलिएशन होती क्यों है, इसका यूज क्या है और कब ये बनाई जाती है, राइट, और इसे कौन बनाता है और इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जेके अकाउंट असिस्टेंट की, जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की हर एक कंपोनेंट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। आई होप आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, एंड अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने हर एक टॉपिक की, हर एक कंपोनेंट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना गाइस, इससे मोटिवेशन मिलती है, टीचर्स को भी आपको पढ़ाने का और भी मजा आता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को जानने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आपको एक चीज को रिवाइज करना पड़ेगा जिसको बोलते थे कैश बुक। कैश बुक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख सकते हो। उसमें हमने आपको यह बताया था कि कैश बुक जो होती है वो 3 तरह की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, उसमें एक कॉलम आता था, अगर हमारे पास डिस्काउंट अवेलेबल ना हो, मैं डिस्काउंट को अवेलेबल नहीं मान रहा हूं, तो इसीलिए हमारे पास ये पर्टिकुलर होता था, ये पर्टिकुलर होते थे, ये हमारे पास कैश था और ये बैंक था। ठीक है, ये कैश था और ये बैंक था। जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे गाइस, तो इसमें हमको इस कॉलम की बहुत जरूरत पड़ेगी, बैंक कॉलम की। ठीक है, हमको कैश से कोई लेना देना नहीं है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये है हमारी क्रेडिट साइड, ये है हमारी डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब जब पैसा आता है मेरे पास तो मैं उसको डेबिट साइड में लिखता हूं, और जब पैसा मेरे से जाता है तो मैं उसको क्रेडिट साइड में लिखता हूं। इतना तो आपको याद होगा कैश बुक के बारे में। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। रिकंसाइल करना यानी वेरीफाई करना या अपने एरर्स को क्या करना, ठीक करना। ठीक है, कुछ चीजों को वेरीफाई करना। देखो गाइस, क्या होता है, अगर मेरे पास मान लो कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट किए मैंने 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 1 लाख मान लो इसको, मैंने जीरो थोड़े कम, चलिए 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किए और मैंने विड्रॉ कर लिए 40,000 रुपए। तो गाइस, मेरे पास बैलेंस जो बचता है वो कितना बचता है, ये 1 लाख हो गया। यहाँ पे ये बैलेंस इक्वल आना चाहिए, टोटल इक्वल आना चाहिए, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 60,000। अब ये बैलेंस क्रेडिट में है, लेकिन ये बैलेंस है, दैट मीन्स मेरी ये वाली साइड बड़ी है, मतलब मेरे पास बैंक पासबुक में कितने पैसे पड़े होने चाहिए, 60,000 रुपए। मेरे पास बैंक पासबुक में कितने पैसे बच्चों पड़े होने चाहिए, 60,000 रुपए। इतना पॉइंट आपको क्लियर है। हम कैश बुक में बैंक कॉलम क्यों रखते थे, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कॉलम इसके लिए बनाया जाता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मैंने अपनी बैंक की कैश बुक की बैंक कॉलम देखी। ठीक है, और मैंने बैंक की स्टेटमेंट देखी। बैंक स्टेटमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड योर पासबुक। ठीक है, अब इसको पासबुक भी बोल सकते हो और बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। मैंने देखा कि मेरी पासबुक में तो भाई 50,000 ही बैलेंस है। ये कैसे हो सकता है, ये गड़बड़ कैसे हो सकती है। जब मैंने हर एक एंट्री सही की हुई है, जब मैंने हर एक एंट्री को बिल्कुल सही किया हुआ है,
जब मैंने जो एंट्री मेरे बैंक में जाती थी, जो चेक मेरे बैंक में डिपॉजिट हो रहे थे, वही मैं एंट्रीज अपने बाय हैंड मेरा अकाउंटेंट बैंक अकाउंट में कैशबुक के बैंक कॉलम में कर रहा था। तो फिर ये मिसमैच क्यों आ रहा है? मेरा बैलेंस 60,000 आना चाहिए था, लेकिन बैंक में मेरा 50,000 ही शो कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अकाउंटेंसी में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज अकाउंटेंसी कौन करता है? अकाउंटेंसी ह्यूमंस करते हैं, और ह्यूमन एरर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। चलिए, अब मैंने पासबुक बुलाई, मैंने पासबुक मंगवाई, उसमें देखा 50,000 बैलेंस, में देखा 60,000 बैलेंस। अब मैं क्या करूंगा? मैं चला जाऊंगा सीधा बैंक वाले के पास कि सर मेरे पास तो 60,000 रुपये बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन आप तो मेरी पासबुक में 50,000 रुपये शो कर रहे हो। नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई कहीं मैं अकाउंटेंट से पूछूंगा, अकाउंटेंट क्या तुमने कहीं अकाउंट्स बनाने में कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं पे कोई हमने एरर तो नहीं कर दिया? तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा? अगर बैलेंस मेरा मिसमैच कर रहा है कैशबुक के बैंक कॉलम का और मेरी पासबुक का, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले क्या करूंगा? एनालाइज करूंगा अपने अकाउंट को। मैं अपने इसको अकाउंट को एनालाइज करूंगा, मैं चेक करूंगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मेरे अकाउंटेंट ने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो और मैं क्या करूंगा? और मैं रीजंस फाइंड आउट करूंगा। अगर मिसमैच हो गया तो मैं क्या करूंगा? रीजंस ढूंढूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं रीजंस ढूंढूंगा मिसमैच के, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो आप आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। जब मैं पासबुक और अपनी बैंक स्टेटमेंट को कंपैरिजन करता हूं और देखता हूं और मैं रीजंस फाइंड आउट करता हूं, उसके बेस पे मैं क्या बनाता हूं? एक स्टेटमेंट बनाता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पे आते हैं मेरे पर्टिकुलर्स, यहां पे आता है प्लस, ये होता है मेरा माइनस, ठीक है। ये होता है मेरा प्लस और ये होता है मेरा माइनस। यहां पे मैं लिखूंगा जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, यहां पे लिखूंगा जिसकी वजह से मेरा बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। फिर मैं दोनों को चेक करूंगा और फिर मेरा बैलेंस जो है वो टोटल आता है। इसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जाननी चाहिए, आपने कभी बैंक से पैसे विड्रॉ किए? जब आपने पैसे विड्रॉ करते हो तो वहां पे आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद इतने एक्स अमाउंट, ऐसा लिखा हुआ आता है कि नहीं आता है? मुझे बताओ, अगर आप बैंक में से पैसे निकाल रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना, आपका बैंक अकाउंट तो कम हो रहा है, तो वहां पे डेबिट क्यों आता है? आता है कि नहीं आता है? सिमिलरली अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो, अगर आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो वहां पे लिखा आता है योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, है ना। तो मुझे बताओ, बैंक तो इस टाइम रिसीवर है ना, रिसीवर को मुझे डेबिट करना चाहिए, लेकिन वहां क्रेडिट आ रहा है, ऐसा क्यों? तो गाइस, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी पासबुक, जो हम जिस चीज को डेबिट करते हैं ना, जिस चीज को हम डेबिट करते हैं, वो पासबुक में क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, बैंक पासबुक बनाता है, पासबुक जो होता है वो कोई कस्टमर नहीं बनाता, पासबुक जो होता है वो बैंक बनाता है, और बैंक के लिए हम लोग क्या है? कस्टमर है। बैंक के लिए क्या है? हम लोग कस्टमर है। जब एक कस्टमर, लेट सपोज कर लो मैं बैंक वाला हूं और आप क्या हो? कस्टमर हो। जब आप मुझे पैसा दोगे, ठीक है, आप बैंक अकाउंट में पैसा डालोगे, तो मेरे ऊपर तो उधार आ गया ना, मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, होगी कि नहीं होगी? जब मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो लायबिलिटी को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा कि नहीं करूंगा? इसीलिए जब आप अकाउंट में, जब बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी बनती है। सिमिलरली जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो क्या होता है? तो आपको डेबिट लिखा हुआ आता है। डेबिट ये लिखा किसकी तरफ से गया होता है? ये बैंक की तरफ से लिखा होता है। अब जब पैसा विड्रॉ हो रहा है, दैट मीन्स बैंक वाले ने आपको कुछ पैसा दे दिया, उससे उसकी लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, राइट। उससे उसकी लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, इसीलिए वहां पे डेबिट लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात क्या है, जो कैश बुक में, जो आप जो बुक बना रहे हो उसमें जो चीज डेबिट होती है वो, ठीक है, जिसे हम जैसे पासबुक और कैश बुक में जो चीज डेबिट होगी वो यहां पे क्या होगी? क्रेडिट होगी, ठीक है। जब मैं पैसा डिपॉजिट करवाऊंगा तो मैं यहां पे कैश बुक में डेबिट करूंगा, लेकिन वहां पे मेरा क्रेडिट शो होगा। और अगर यहां पे चीज डेबिट हो रही है, ये यहां पे क्रेडिट हो रही है,
और तो यहाँ पे क्या होगी, डेबिट होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब भी बैंक में से पैसे विड्रॉ करता हूँ तो वहाँ डेबिट हो जाता है, और जब भी मैं डिपॉजिट करता हूँ तो वहाँ क्रेडिट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। आई होप आपको आज उस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल गया होगा, राइट। चलिए, जब मेरे को पासबुक मिल गई, जब मेरे को पासबुक मिल गई, जब मेरे को कैश बुक मिल गई, अब मैं क्या करता हूं, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है एरर्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एरर्स को फाइंड आउट करना। तो पहला स्टेप मेरा था पासबुक को और बैंक स्टेटमेंट को, जो मेरी कैश बुक है उसको चेक करना कि क्या बैलेंस मिसमैच कर रहा है। अगर मिसमैच कर रहा है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट बनानी है, मुझे एक लिस्ट बनानी है, मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसमें रीजंस लिखे होंगे ऑफ मिसमैच, जिसमें रीजंस लिखे गए होंगे मिसमैच के। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भाई क्या होती है, तो अब क्या बोलोगे, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं मिसमैच, इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें मैं रीजंस लिखता हूं मिसमैच के, उसे क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कुछ और पॉइंट देखें हम, बैंक रिकंसिलेशन क्या करती है, इट, पहला पॉइंट ये हो गया, इट रिकंसाइल करती है। क्या रिकंसाइल करती है, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, राइट। चलिए आगे देखूं तो बनाता कौन है, इट इज मेड बाय, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है, वो कस्टमर बनाता है। तो ये एक लिस्ट है वेरियस आइटम्स की, जो क्या करते हैं, पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस होता है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, अगर मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊं, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो एरर्स हमारी कैश बुक में, जो हमारी कैश बुक में एरर्स होते हैं वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये फ्रॉड प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। उसके बाद बताऊं आपको, तो ये हमारा चेक रखती है किसके ऊपर, अकाउंटेंट्स पे, मॉरल चेक रखती है। हम टाइम टाइम पे जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमको पता लगता है कि अकाउंटेंट जो है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अकाउंटेंट जो है वो, उसको जो मैं सैलरी दे रहा हूँ, क्या वो इस सैलरी से अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मेरे अकाउंट से कुछ भी बनाते जा रहा है, मेरे को गलत बैलेंस शो कर रहा है। तो हम अकाउंटेंट पे क्या कर सकते हैं, चेक रख सकते हैं। मैं पता लगा सकता हूं अनक्रेडिटेड चेक। ठीक है, अब अनक्रेडिटेड चेक क्या होते हैं, अनक्रेडिटेड चेक ये होते हैं कि मुझे किसी ने चेक दिया, आपको पता है हमने जब कैश बुक की थी उसमें चेक वाला कॉलम में था कि जब मुझे चेक मिलता था, जैसे ही मुझे चेक मिलता था मैं उस चेक को क्या करता था, मैं उसी टाइम बैंक में डिपॉजिट करवाता था और मैं बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर देता था। मैं ऐसा ही करता था। लेकिन व्हाट इफ मैंने तो अपनी तरफ से इंक्रीज कर दिया, लेकिन जिस बंदे का वो चेक था, जिस पर्सन का वो चेक था, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो मेरा चेक बाउंस हो गया। ठीक है,
तो इससे मुझे पता लगता है कि मेरे अकाउंट में चेक जो मुझे अकाउंट कस्टमर से मिले हैं वो जो है वो क्रेडिट हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंस। देखिए ज़रा लिखा दूँ आपको मैं नोट्स बनाने के लिए। तो मैं वीडियो को पॉज करके एक बार, ठीक है, इधर रिटर्न लिख ही देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, तो आपके सामने इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर दूं। एरर्स इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कैन बी इजीली फाउंड। बैंक कॉलम जो कैश बुक के बैंक कॉलम में कुछ एरर्स आ रहे हैं तो मैं उसको इजीली फाइंड कर सकता हूँ, फ्रॉड प्रिवेंट कर सकता हूँ, अकाउंटिंग स्टाफ पे चेक रख सकता हूँ। कैन फाइंड अनक्रेडिटेड चेक्स, मेरे अनक्रेडिटेड चेक्स होंगे तो मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, देखो हम आपसे फीडबैक लेते हैं। ठीक है, मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बोला था कि सर आप राइट डाउन करते हो तो उसमें वीडियो में टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबी हो जाती है खामखा। ठीक है, तो हम आपके लिए आपका ये फीडबैक एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, अब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर देते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, राइट, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। बाकी मेरा कंसेप्ट ये रहता है कि लिखते लिखते अगर बच्चों को समझाया जाए तो ज़्यादा समझ आती है। रेस्ट आपकी कॉल है, आप मुझे बताओगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आपको बोर्ड पे लिखाते लिखाते पढ़ना अच्छा लगता है तो वो भी सही है, अगर आप चाहते हो कि बोर्ड पे लिखा रहे उसको हम समझाएं तो वो भी सही है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना कि आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है, राइट। चलिए, अगर इसके फॉर्मेट की बात बताऊं मैं तो गाइज स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का कोई भी फॉर्मेट तो नहीं होता। ठीक है, स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट नहीं होते, तो हम इसको नॉर्मली एक कॉपी पे या किसी भी तरह से बनाते हैं। होता क्या है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। ठीक है, यहां पे लिखा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। एज ऑन का मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे। यहां पे आते हैं आपके पर्टिकुलर्स, ये यहां पे आप लिख लो रीजंस। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। यहाँ पे मैं रीजंस मेंशन करूंगा कि किन रीजन से प्लस होता है, यहाँ पे तो यहाँ पे एंट्रीज कर दूंगा। यहाँ पे रीजन मेंशन करूंगा किस रीजन से माइनस हो रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस वाले लिखूंगा और फिर बाद में चेक करूंगा इनका डिफरेंस। ठीक है, और मेरे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, आप कोई भी बुक लोगे आपको वहाँ पे उसका फॉर्मेट नजर आ जाएगा। ठीक है, मेन चीज जो हमको सीखने वाली है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ये फॉर्मेट वगैरह तो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको फॉर्मेट बनाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं कहा जाएगा। पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव्स में कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजंस ऑफ मिसमैच, रीजंस क्या होते हैं मिसमैच के, तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रीजंस। 3 तरह की रीजंस हैं। पहला है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, पहला है डिफरेंस टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये चीजें साथ साथ समझाने वाली हैं। मैं अगर बोर्ड पे लिख भी रहा हूं तो साथ में कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये आपकी मेन हेडिंग है। इसमें क्या आएंगे, चेक इशूड बाय बैंक बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक जो होते हैं इशू कर दिए हैं मैंने, इशूड बाय बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है, मैंने तो चेक इशू कर दिया। देखो, अगर मैं किसी को पेमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से अपनी चेकबुक खोलूंगा, उसमें साइन करूंगा और चेक उसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको चेक दे दूंगा। मैंने कहूंगा ये ले भाई, अब मेरे हिसाब से मैंने तो पेमेंट कर दी ना, मैं अपने बैंक अकाउंट को उसी टाइम क्रेडिट कर दूंगा। ये टाइमिंग की बात हो रही है, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। अब देखो, मैंने चेक दे दिया आपको, मैंने अपने अकाउंट से तो अब माइनस कर दूंगा ना। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि उसने बैंक में वो चेक लगाया है या नहीं लगाया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वो चेक दे दिया, मेरे हिसाब से मैंने पेमेंट कर दी। उसने लगाया नहीं लगाया वो अलग बात है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है। मैंने अपने पास एंट्री कर दी लेकिन उसने मेरे अकाउंट में से पैसे नहीं निकाले, तो पैसे मैंने तो कम कर दिए लेकिन अकाउंट से कम तो हुए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसमैच आ जाएगा, राइट। तो ये पहला रीजन आ गया। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट। अब ये केस मेरे साथ हो गया क्या,
कि मुझे अब किसी ने पेमेंट दे दी, मुझे किसी ने पेमेंट दे दी, मैंने उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने जाके अपने बैंक में वो चेक सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने चेक सबमिट किया, मैं एज्यूम कर लूंगा कि पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। जैसे ही मैं वो चेक सबमिट कर दूंगा, मैं एज्यूम कर दूंगा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए और मैं अपने कैश बुक में अपना बैलेंस बढ़ा दूंगा, अपने बैंक कॉलम का जो हमारा क्या बोलते हैं बैलेंस जो है वो मैं इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो चेक जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाया, वो चेक जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाया। रीजन बिंग वो डिसऑनर हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, उसमें बैलेंस नहीं था, या उसमें उसके साइन मिसमैच कर गए, कुछ भी रीजन हो सकता है, या बैंक ने टाइम लगा दिया, बैंक ने डिले कर दिया। अब देखो, मैंने तो अपने पास अमाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट किया ही नहीं, बैंक ने उसको कलेक्ट किया ही नहीं। तो मैंने अपने पास अमाउंट बढ़ाया हुआ, लेकिन बैंक में वो अकाउंट बड़ा नहीं हुआ, तो ये भी एक रीजन बन गया मिसमैच का। दिस वॉज अ रीजन अंडर डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। ये डिफरेंस है ड्यू टू टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। अगला रीजन क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शंस कुछ बैंक रिकॉर्ड करता है जो हमको पता नहीं होती। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक रिकॉर्ड कर देता है, हमको पता ही नहीं होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप जब अपनी पासबुक खोलते हो, आपने एज्यूम करके रखा होता है कि आपने अकाउंट में 1 लाख रुपया या 10,000 रुपये या 5,000 रुपये या 50,000 रुपये डिपॉजिट करके रखे हैं, आपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके रखी हुई है। लेकिन जब आप पासबुक खोलते हो, वहां पे 5,000 की जगह 1,500 रुपीज होते हैं, ठीक है, या 5,000 की जगह 4,900 रुपीज हो गए होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक कुछ चार्जेस करता है, बैंक कुछ पेमेंट कर देता है अपने ही तरफ से हमारे बिहाफ पे। जैसे हमको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, हमको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, हमको नहीं पता कितना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है, तो ऐड ऑन हो गया। क्या वो मैंने अपनी कैश बुक में एंटर किया होगा? नहीं किया होगा। मुझे एसएमएस चार्जेस पड़ गई, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मुझे एसएमएस चार्जेस पड़ गए हैं, बैंक ने तो उसको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन क्या मुझे पता है बैंक ने वो डिटेक्ट कर लिया? मैंने कैश बुक में हमने एंट्री की है उसकी? नहीं की है। मेरी ईएमआई कटनी थी, मेरी ईएमआई कटनी थी, मैंने अपने पास उस ईएमआई को नहीं डिटेक्ट किया, लेकिन बैंक ने तो ईएमआई पे कर दी ना, ठीक है। जब तक मुझे बैंक बताएगा नहीं, तब तक मैं कैसे अपनी कैश बुक में एंटर करूंगा उसको, राइट। तो ये कुछ रीजंस है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। जरा आपको बताऊं, पहला है इसमें बैंक चार्जेस, चार्ज, हमको बैंक चार्जेस चार्ज किए गए हैं। फिर क्या है? हमको इंटरेस्ट गिवन, बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय कस्टमर, अब व्हाट इज पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय कस्टमर? किसी कस्टमर ने मुझे पेमेंट देनी थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने यूपीआई के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या किसी के भी थ्रू, गूगल पे के थ्रू डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे उसने बताया नहीं, मुझे उसने इंटीमेट किया ही नहीं, ठीक है। या उसने मुझे हो सकता है स्क्रीनशॉट सेंड किया हो, मैंने व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया। तो जब तक मैंने उसको चेक नहीं किया, क्या मैं उसको अपनी कैश बुक में एंटर करूंगा कि मेरे पास पेमेंट आ गई है? नहीं करूंगा ना। तो जब तक मुझे पता ही नहीं है कि उसने पेमेंट दे दी है, कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए और मुझे बताया भी नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये सिर्फ बैंक में एंटर होगी, मेरे पास एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्टेड, हमको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? जब मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, शेयर्स में इन्वेस्ट करने पे जो मुझे प्रॉफिट का शेयर मिलता है ना, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। ये है डायरेक्ट पेमेंट, पेमेंट मेड बाय बैंक, ठीक है। बैंक जो अगर खुद पेमेंट कर दे अपने बिहाफ पे, जैसे मैंने आपको बताया ईएमआई, ठीक है, ईएमआई कटनी थी, ईएमआई बैंक ने कटवा ली, लेकिन मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आया, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मुझे कुछ पता ही नहीं कि ईएमआई कटनी थी या कट गई या कोई और पेमेंट कटनी थी, तो मैं कैश बुक में उसको एंटर नहीं किया होगा, मैं उसकी एंट्री तब करूंगा जब मेरे पास पासबुक आएगी। तो ये कुछ रीजंस थे किसके? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। एक और हमारे पास रीजन रहता है, एक और टाइप का रीजन रहता है डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स। ठीक है, अब देखो, चाहे पासबुक हो चाहे बैंक की कैश बुक हो,
ये बना कौन रहा है, ये ह्यूमंस बना रहा है। चलो बैंक की बात करता हूँ, बैंक की पासबुक जो है वो उनका सिस्टम बना रहा है, लेकिन हमारे जो अकाउंट्स हो रहा है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, वो हमारा अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, और ह्यूमन है। और ह्यूमन से गलती हो सकती है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, उससे गलती हो सकती है। तो दो रीजंस और हैं कि डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स। तो एरर्स किससे हो सकता है, बाय बैंक से भी एरर हो सकता है, और बाय कस्टमर से भी एरर हो सकता है। तो गाइस ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आप हमारा जो बैंक का और हमारा पास कैश बुक का बैलेंस जो है वो मिसमैच कर सकता है। राइट, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। और भी क्लैरिटी आपको तब आएगी जब मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि हम इसके बेस पे एमसीक्यूज करें। राइट, तो अगर कोई डाउट है आपको, कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, तो ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।